हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम फिर से अपने यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देखेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई हैव डन माई एमबीबीएस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इन्होंने वेस्ट बंगाल से किया है एंड आई वांट टू डू नॉन एकेड जेआरशिप इन दिल्ली। ये दिल्ली में नॉन एकेड जेआरशिप करना चाहते हैं। फॉर दैट डीएमसी मतलब कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन इज नीडेड। हाउ कैन आई डू दैट, प्लीज़ समवन कैन हेल्प मी। तो देखिए, इनका बोलना है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल से एमबीबीएस की है और अब ये दिल्ली के अंदर नॉन एकेड जेआरशिप करना चाहते हैं। देखिए, जेआरशिप दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन एकेड। नॉन एकेड का मतलब होता है कि जस्ट एमबीबीएस पास करने के बाद जो जेआर होते हैं उनको हम लोग नॉन एकेड जेआर बोलते हैं। और एक होता है एकेड जेआरशिप। जो एकेड जेआरशिप होती है वो कुछ नहीं होता, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं। दिल्ली के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जो एमडी या एमएस कर रहे होते हैं, उनको हम लोग एकेड जेआर बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपने वेस्ट बंगाल से एमबीबीएस किया है तो आप आराम से दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल आप जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए, वहाँ पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक हेडिंग होगी, उस पर जाइएगा। वो सारा प्रोसेस आपको समझा देंगे। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो एक टाइम लिमिट देते हैं, शायद 30 डेज़ की होती है। वो 30 डेज़ के अंदर आपको दिल्ली आके डीएमसी के अंदर, डीएमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर है, एमएमसी के अंदर, वहाँ जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। डीएमसी रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। हाँ, इसके लिए आपको एक एनओसी चाहिए होगी और वो एनओसी कहाँ से लेनी पड़ेगी? वो एनओसी आपको वेस्ट बंगाल की जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ से लेनी पड़ेगी। तो आप अप्लाई करने से पहले वेस्ट बंगाल की मेडिकल काउंसिल से एनओसी ज़रूर ले लीजिएगा कि आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और ये जो एनओसी होती है, एनओसी जो होती है, बड़े ही आराम से वो लोग आपको दे देंगे। नेक्स्ट है, सर डिप्लोमा में भी स्टाइपेंड मिलता है क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहें एमडी करो, चाहे आप एमएस करो, चाहे आप डिप्लोमा करो, आपको स्टाइपेंड या जिसको आप सैलरी समझो वो तो मिलनी है। Sir, is there radiation risk in radiology? If yes, then are there precaution taken to prevent? Please answer. देखिए, रेडिएशन का रिस्क हाँ होता है, बिल्कुल होता है, बट अब पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत डिफरेंस है। अब तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो रेडिएशन हम काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि सीटी स्कैन की जो मशीन होती है वो तो एक क्लोज चैम्बर के अंदर होती है, तो और डॉक्टर उसके अंदर नहीं जाता है। डॉक्टर उसके अंदर बहुत कम ही जाते हैं। अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी होती है तभी जाते हैं, और उसमें भी आप जो होता है कि रेडिएशन जो प्रोटेक्टिव जो लेड एप्रन पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, उसके बाद थायराइड शील्ड पहनते हैं और आप गॉगल्स भी पहनते हैं, तो उतना नहीं होता। बाकी रेडिएशन एक्सपोजर का जो डोज है ना, वो एक डिफाइंड डोज होता है, जो कि जिसके लिए आपको कुछ बैजेस दिए जाते हैं। वो बैज आप अपने शर्ट के ऊपर या अपने एप्रॉन के ऊपर लगाते हैं और उसको एक सर्टेन टाइम के बाद देखा जाता है कि भी ये पर्टिकुलर जो डॉक्टर है कितने रेडिएशन के लिए एक्सपोजर हुआ है इसका। अगर वो एक लिमिट से बाहर जाता है तो फिर आपको रेडिएशन में जाने के लिए कुछ महीनों के लिए मना कर दिया जाता है। बट एज सच मैं बोलूँगा कि रेडियोलॉजी में रेडिएशन है, इसके चलते आप ये ब्रांच नहीं लेंगे तो बहुत गलत है। अब उतना कोई रिस्क है नहीं ऐसा। Hello sir, is there any Instagram page or Telegram group where we can contact you? Yes, we have a Facebook group NEET UG Guru। NEET UG Guru के नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, पेज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर एसआरशिप कितने दिन की होती है? एसआरशिप जो होता है आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में 3 साल तक कर सकते हैं। ओके, जो हॉस्पिटल में आप एसआरशिप करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी होते हैं, जैसे ईएसआई हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी एसआरशिप एक्सपीरियंस में, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर वो काउंट नहीं होती। जहाँ तक बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस, तो उसके लिए मैक्सिमम आप 3 साल की एसआरशिप कर सकते हैं। सर एमबीबीएस के बाद एमडी किसी और कॉलेज से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी कॉलेज से कीजिए। आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दीजिए और नीट पीजी का एग्ज़ाम जब आपका निकल जाएगा तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सर नीट करने के बाद एम्स में फ़िज़िक्स भी होती है? नहीं, नीट करने के बाद तो एमबीबीएस के दौरान तो इतना कोई फ़िज़िक्स होता नहीं है, वो तो बस आपको जो नीट का एंट्रेंस है तभी तक रहती है। सर प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चन, इज़ देयर दैट एनीवन डज हिज और हर एमबीबीएस फ्रॉम एम्स दिल्ली हैज़ नॉट टू गिव नीट पीजी फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एमडी एमएस कोर्स? आर सीट रिजर्व फॉर देम इन देयर ओन कॉलेज? ये पूछना चाहते हैं कि जो ये एम्स का जो एग्ज़ाम, जो एम्स से जो लोग एमबीबीएस करते हैं, क्या मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ
तो देखिए, जो एम्स से आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से एग्ज़ाम कीजिए, अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं या अगर आपने बाहर से भी एमबीबीएस किया और एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो आप चाहें एम्स का एग्ज़ाम हो पीजी का या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस एम्स का ही एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम नहीं देना है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है वहाँ से उस सीट को आप उठा सकते हैं। और ये होता है कि अभी तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, पर हाँ 50% सीट्स जो होती थी पहले, जो इनसाइड जो कैंडिडेट होते थे उनके लिए रिजर्व्ड होती थी एम्स के अंदर, या फिर बीएचयू के अंदर भी ऐसा होता था। अभी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा कि अभी करंट क्या सिनेरियो है। I want to ask a question. I have seen that central line is performed by either by anesthesiologist or radiologist. I have never seen a MBBS doctor or MD doctor doing this procedure. Same goes with arterial line. अब मैं तो जानता नहीं कि आप कौन हैं, बट जो भी इनका बोलना है कि जो सेंट्रल लाइन होती है या आर्टेरियल लाइन होती है, केवल जो एनेस्थेशिया वाले होते हैं और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वही डालते हैं, MBBS डॉक्टर नहीं डालता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप, जैसे कि मैंने तो दिल्ली में काम किया, तो आप दिल्ली में अगर आएंगे, दिल्ली में जितने भी बड़े अस्पताल हैं, जैसे मैंने तो एम्स में काम किया है, ठीक है, मैं सफदरजंग को भी जानता हूँ क्योंकि अभी मैं सफदरजंग में हूँ। तो होता क्या है, जब आप सेंट्रल इमरजेंसी में काम करते हैं, जो मेन इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास उतनी जल्दी ना तो एनेस्थेशिया वाले होते हैं और ना ही आपके पास रेडियोलॉजिस्ट आएगा। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक टीम होती है, जैसे हमारे एम्स में उस टाइम 3 टीम हुआ करती थी, तो एक टीम के अंदर 5 तो हुआ करते थे SR, ओके, और उसमें 10 से 12 JR होते थे एक टीम में। तो जब भी पेशेंट आता था तो या तो सेंट्रल लाइन जो है या तो डालता था SR, और होता क्या था, जैसे सपोज करो जब मैंने नई JR शिफ्ट ज्वाइन की थी, हम जितने भी JR थे, तो हमारे SR जो होते हैं ना, वो हमें शुरू में सेंट्रल लाइन डालना सिखाते थे। मतलब 3 से 4 बार वो लोग डालते थे और हम लोग देखते थे, फिर वो 2 से 3 हमसे खुद से डलवाते थे, और जब उन्हें लगता था कि हम ट्रेंड हो गए तो फिर वो हम ही को डालने देते थे। और आज भी यही सीन है। अगर आप दिल्ली के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, कहीं भी सेंट्रल इमरजेंसी में जाके देखेंगे मौलाना आज़ाद के अंदर, तो वहाँ पे JR जो होते हैं, ओके, JR जो होते हैं सेंट्रल लाइन खूब डालते हैं, एकदम ट्रेंड हो जाते हैं। तो हम लोग तो एकदम ट्रेंड हो गए थे सेंट्रल लाइन डाल के, आर्टेरियल लाइन डाल के। इवन मैंने कम से कम एम्स में लगभग 100 से भी ज़्यादा इंट्यूबेशन भी किए हैं, मतलब कि जो हम ट्यूब डाल के जो हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, वेंटिलेटर पे लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ काम किया, आपने वहाँ पे क्या देखा है, बट बड़े अस्पताल में तो ऐसे ही होता है। सर, फ्यूचर में MBBS की सीट इंक्रीज होने के कारण डॉक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट में इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जहाँ तक अभी जो मेरा अनुमान है कि सीट इंक्रीज़ जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इतने डॉक्टर्स की डिमांड थी हमारे पास। ऐसा नहीं कि इतने डॉक्टर्स की डिमांड नहीं थी। जो WHO का जो नॉर्म है उसको पूरा करने के लिए ये डिमांड तो थी हमारे पास। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब सीट इंक्रीज़ होंगी ना, एक दिक्कत आ सकती है कि आपको मनचाहा आपका प्लेस नहीं मिलेगा। ये दिक्कत आएगी। सपोज करो आप दिल्ली में रहना चाहते हो, बॉम्बे में रहना चाहते हो, तो वहाँ रहने में आपको दिक्कत आएगी। जॉब की दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि जॉब आपको आगरा में मिल रही हो पर दिल्ली में ना मिल रही हो, मथुरा में मिल रही हो पर दिल्ली में ना मिल रही हो, ये दिक्कत आ सकती है। मतलब आप अपने पसंद का शायद प्लेस ना पा पाएँ, पर आपको हाँ जॉब की दिक्कत तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। गुड इवनिंग सर। सर, किसी BMS स्टूडेंट की अगर मॉडर्न की नॉलेज अच्छी है तो क्या वो भी आफ्टर इंटर्नशिप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है? क्या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऐसा किया हो और सक्सेसफुल हुआ हो? प्लीज़ सर मेक अ वीडियो ऑन BMS स्टूडेंट। तो बेसिकली इनके जो डाउट हैं वो BMS के ऊपर हैं। ये बोले कि अगर कोई BMS का स्टूडेंट जो है, मॉडर्न का मतलब कि अगर उसकी मेडिसिन की अगर नॉलेज अच्छी है, MBBS वाली मेडिसिन, जनरली होता क्या है कि जो BMS वाले होते हैं ना, वो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो होते हैं उसकी भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसकी पढ़ाई वो कर लेते हैं। जैसे कि मैं खंडेलवाल हॉस्पिटल एक दिल्ली में, वहाँ जब काम करता था तो वहाँ पे एक BMS डॉक्टर थे और वो उस हॉस्पिटल के बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर थे क्योंकि वो उस हॉस्पिटल को संभालते थे। उन्हें काफ़ी सारा काम आता था, ऑलमोस्ट सारी नॉलेज उनको थी, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमाते भी थे। और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं जो BMS करके अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट BAMS कर रहा है तो ना उसको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। बस एक चीज़ है कि वो जो भी कर रहा है उसमें पूरी जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज गेन करने की कोशिश करे और अच्छे से पढ़ाई करे और सीखे। अगर आपने एक बार चीज़ों को सीख लिया ना, अगर आपने एक बार लर्न कर लिया, फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप अच्छा लाइफ में आगे करोगे। सर, माय क्वेश्चन इज दैट डॉक्टर की रिटायरमेंट एज कितनी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज वेल एज इन प्राइवेट हॉस्पिटल में? मैक्सिमम कितनी एज तक डॉक्टर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट में अभी तक का जो है शायद 65 ईयर्स चल रहा है
और कहीं कहीं मैंने देखा है कि एक्सटेंशन मिल जाता है 4-5 साल का। और देखो प्राइवेट में तो कोई भी लिमिट नहीं है, प्राइवेट में तो जब तक आपकी कलम चलेगी तब तक आप काम कर सकते हो। मैं ऐसे भी डॉक्टर्स को जानता हूँ जो अभी 75 ईयर्स के हैं तब भी पेशेंट देखते हैं, 80 ईयर्स के हैं तब भी पेशेंट देखते हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट का है वो मैंने आपको बता दिया 65 ± 5 साल। सर आई एम MBBS बट विद हेमीप्लेजिया, सो नाउ कैन आई गेट अ जॉब। देखिए इनको बोलना कि इनको MBBS के साथ हेमीप्लेजिया हो गया। हेमीप्लेजिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर का आधा हिस्सा जो होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो ना मैं बोलूँगा कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, देखिए कि आपको कितनी डिसेबिलिटी है और उस डिसेबिलिटी के आधार पर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर उस सर्टिफिकेट के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।